सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स एग्जाम फोरम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रथम श्रेणी के उच्चावच, महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रारंभिक सिद्धांत थे उनके बारे में बात की। उसमें हमें वैगनर की थ्योरी और उससे पहले हमने टेलर की थ्योरी पढ़ी। वैगनर की थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया था, जैसे कि भूकंप के बारे में जब बात आई तो चूंकि वैगनर की थ्योरी सियाल और सीमा को लेकर के थी और उन्होंने बताया था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रही है, तो ऐसे में क्वेश्चन उठा कि फिर भूकंप किस प्रकार से आते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया कि सियाल और सीमा के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से भूकंप आते हैं। फिर बात आई ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस फ्रिक्शन के दौरान कभी भी अगर सीमा की परत में अगर बीच में दरार आ जाती है तो ज्वालामुखी उद्भेदन शुरू हो जाता है और उद्गार प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया। और तीसरी बात आई जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, तो फिर वहां पर यह आया कि इस फ्रिक्शन की वजह से जो भी अवसाद इकट्ठे होते हैं उन्हीं अवसादों के जमावड़े से और बाद में कभी उनमें बलन होने से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कई सारे डाउट थे कि ऐसे में फिर जितने भी ज्वालामुखी पर्वत, जितने भी बलित पर्वत हैं वो सारे के सारे समुद्र किनारे होने चाहिए। बीच कॉन्टिनेंट में जो पर्वत पाए जा रहे हैं जैसे कि हिमालय हुआ, आल्प्स हुआ, तो इनको एक्सप्लेन करने में वैगनर की थ्योरी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ ज्वालामुखी और भूकंप को भी लेकर के उनके यह तर्क जो हैं बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। तो इसीलिए फिर बाद में जो हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद में अब सी फ्लोर मैपिंग जब हम पढ़ेंगे तो इनके आधार पर आगे जो एक विस्तृत सिद्धांत निकल के आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार होगी। तो जब हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी आर्थर होम्स की, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो मेंटल पार्ट है, मेंटल पार्ट में कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होती हैं, उनका क्या कारण होता है और फिर उसकी वजह से ही आगे चल करके फिर महाद्वीपों के विस्थापन को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब बात आते हैं मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। जब ओशियन फ्लोर की मैपिंग की बात आती है, दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वैज्ञानिक खोजें काफी अधिक बड़ी संख्या में हो रही थी तो वहां पर एक ऐसी सबमरीन्स और पनडुब्बियों का आविष्कार हुआ जो समुद्र में गहरे नितल तक पहुंच पाने में सक्षम थी। तो जब गहरे समुद्र में बिल्कुल तली तक पहुंच पाना संभव हुआ तब जाकर के सी फ्लोर और समुद्र के अंदर जितने भी विविधताएं हैं उन सब से हम मानव का परिचय हुआ। तब जाकर के फिर जाना गया कि जो हमारी मान्यता थी कि समुद्री जो अधिस्थल है वो एकदम सपाट होना चाहिए या सपाट होगा, वो उसका खंडन हुआ और उसके बाद में हमें बहुत सारी उसमें विविधताएं देखने को मिली। तो इसके आधार पर कई सारे जब हमने जो ऑब्जर्वेशंस किए, वहां पर प्रेक्षण किए, तो ऑब्जर्वेशंस में कई चीजें ऐसी चौंकाने वाली आई जिनके आधार पर फिर गुत्थी सुलझने के बजाय और जटिल हो गई। जैसे कि जो समुद्री तल है, ओशन फ्लोर है, वो मिड ओशियनिक इरा से और ज्यादा अधिक प्राचीन नहीं है। मिड मेसोजोइक इरा का मतलब आप जान रहे हैं जब जिस पीरियड में पैंजिया में ब्रेकअप हुआ था, यानी कि उससे पुरानी वाली कंटिनेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पैंजिया ब्रेकअप से पहले भी एक तली थी रोडेनिया, तो रोडेनिया का कहीं पर जो है साक्ष्य नहीं मिला। तो ऐसे में फिर क्वेश्चन उठा कि वो रोडेनिया वाली तली कहाँ चली गई। दूसरा, मिड ओशियनिक रिज यानी कि मध्य महासागरीय कटक पर समांतर क्रम से, अगर यह बीच में मध्य महासागरीय कटक है तो इसके समांतर क्रम में इधर उधर समान प्रकार की विशेषताएं, गुण रखने वाली जो और समान आयु की चट्टानें मिली हमें, तो उनका क्या कारण है। तीसरा, जो कटक होते हैं
उन पर लावा का भारी श्रावण हो रहा है। यहाँ पर लावा उद्गार बहुत तेजी में हो रहा है। तो आखिर ये क्या कारण है इसका? चौथा, महासागरीय चट्टानें जो हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों के मुकाबले ज्यादा नई हैं, लेटेस्ट हैं, अभी उनका उनका क्रिएशन बाद में हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और गहरी खाइयां जो समुद्र में, दरअसल समुद्र का यह देखा गया कि बीच में अगर कुछ उभरी हुई जगह है तो फिर उसके बाद में इस तरह से, और एक बिल्कुल फिर किनारे पर जहां पर महाद्वीपों का शुरुआत होती है, एक गहरी खाइयां पाई जाती हैं, ट्रेंच जिसको बोल देते हैं। तो गहरी खाइयों में भूकंपीय उद्गम जो है वो अधिक गहराई पर है, जबकि जो मिड ओशियनिक इरा वाला क्षेत्र है वहां पर उद्गम कम गहराई पर है। अब इसको हम और विस्तार से समझते हैं। फिर सागरीय अधिस्थल विस्तार सिद्धांत आया, इसी के आधार पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि समुद्री तली जो है लगातार विस्तार पा रही है। हैरी हेस के द्वारा 1961 में यह सिद्धांत दिया गया। इसमें एक्सप्लेन किया गया कि मिड ओशियनिक इरा जो है, मध्य महासागरीय कटक जो है, उसके दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के आधार पर इसका विश्लेषण करके ये एक्सप्लेन किया गया कि मिड ओशियनिक इरा पर ज्वालामुखीय उद्भेदन होता है, और ज्वालामुखीय उद्भेदन की वजह से यहाँ पर नई भूप्रवृत्ति का निर्माण होता है, और यही ज्वालामुखीय उद्भेदन की वजह से ये पूरी की पूरी चट्टान आगे की ओर खिसकती है। इस प्रकार से ये आगे की ओर खिसकती है और ट्रेंच पर जाकर के इसका विनाश हो जाता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं सारी की सारी थ्योरीज को एक कंबाइन करते हुए। ये कन्वेक्शनल करंट है, इनको हम कन्वेक्शनल सेल कहते हैं। यह कन्वेक्शनल सेल, उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कन्वेक्शनल सेल रोटेट कर रही हैं, तो यह इसकी राइजिंग लिम्ब कही जाएगी, यानी कि जहां पर कन्वेक्शनल सेल की उठती हुई, उभार पाती हुई, ऊपर की ओर बढ़ती हुई जो लिम्ब होती हैं, शाखाएं होती हैं, तो वहां पर, तो इसके ऊपर ये जो है भू प्रॉपर्टी है, और भू प्रॉपर्टी में चूंकि यह इधर को मूव कर रही है, यह इधर को मूव कर रही है, तो ऐसे में यह भी इधर को मूव करेगी, और यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ज्वालामुखी उद्भेदन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर एक नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। यहाँ पर मिड ओशियनिक इरा भी बन सकता है और रिफ्ट वैली भी बन सकती है। वो हम अभी देख लेंगे कि कब एमओआर होगा और कब रिफ्ट वैली बनेगी। यह परत इस तरह से इस सेल के साथ ही साथ आगे की ओर खिसकती है, और ऐसे जब खिसकती जाती है इधर को, तो एक जगह पर जाकर के इसका कहीं पर सबडक्शन होता है, विनाश होता है। यह जहां पर इसकी डाउनवर्ड लिम्ब होगी, यानी कि नीचे को गिरती हुई शाखा इस सेल की जहां पर भी होगी, वहां पर यह ये जो लिथोस्फीयर है, इसकी भी भू प्रॉपर्टी की भी एक यहाँ पर जो है चट्टान नीचे की ओर सबडक्ट होती है। तो इस प्रकार से यह शाखा इसकी यह डिसाइड करती है कि कहाँ पर भू प्रॉपर्टी का निर्माण होगा और कहाँ पर भू प्रॉपर्टी का विनाश होगा। तो इस प्रकार से यह पूरी की पूरी चट्टान एक जगह से खिसक करके नीचे की ओर सबडक्ट होती जाती है, और जिधर की ओर से खिसकती है, जहां पर गैप क्रिएट होता है, उसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण हो जाता है। तो यही एक साइकिल चलती रहती है, और इससे एक क्वेश्चन और उसका भी आंसर मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी था कि अगर समुद्री तली का इसी तरह से विस्तार होता रहेगा तो पूरे ग्लोब पर एक टाइम पर समुद्र ही समुद्र हो जाएंगे, फिर महाद्वीप समाप्त हो जाएंगे। तो उस बात का भी यहाँ पर खंडन हो जाता है कि चूंकि समुद्र तली का विस्तार एमओआर पर हो जरूर रहा है, लेकिन ट्रेंच पर जाकर उसका विनाश भी हो जा रहा है, और ये साइकिल पूरी की पूरी 300 मिलियन ईयर की होती है। तो इसीलिए जाकर के ये हमें 300 मिलियन ईयर की अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर तैयार हुई थी तो वो यहाँ पे जाके नष्ट हो गई, और हमें इससे ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल पाता है कि मिड मेसोजोइक इरा से अधिक प्राचीन नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखिए, हमारा जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी और
जो मैपिंग हुई इन दोनों थ्योरीज के, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, इन दोनों थ्योरीज के आधार पर फिर एक ज्यादा विस्तृत और एक ज्यादा सटीक सिद्धांत निकल करके आया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें हम जानेंगे कि प्लेट क्या है, विवर्तनिकी किसे कहते हैं, और उन सब के आधार पर ये सारे के सारे डाउट्स किस तरह से क्लियर किए गए। सबसे पहले बात करते हैं विवर्तनिकी क्या होती है, टेक्टोनिक किसे कहते हैं। तो यह भूविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पर्वतन, ओरोजेनिस यानी कि पर्वत के बनने की प्रक्रिया, परिवर्तन, क्रेटन, आप लोग पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्रेटन क्या होता है। ये ज्वालामुखी से ही संबंधित एक है जिसमें ज्वालामुखी का उद्भेदन जहां से होता है, जिस मुख से होता है, वहीं पर इसका निर्माण हो जाता है। ये एक भू आकृति समझ लीजिए इसको। भूकंप, ज्वालामुखी क्षेत्र, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे को हम, ऐसी भूविज्ञान की शाखा को हम टेक्टोनिक कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। और प्लेट क्या है, तो प्लेट दरअसल स्थलीय दृढ़खंड, जो हमारी लिथोस्फीयर है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेंटल की ऊपरी लेयर है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कह देते हैं, वो चूंकि अर्ध तरल अवस्था में है और उसके ऊपर हमारी जो भू प्रॉपर्टी है एक पतली सी लेयर के रूप में, ठोस दृढ़ लेयर के रूप में उसके ऊपर तैरती रहती है। तो उस यहाँ पर यह बताया गया कि जो ऊपर की है परत है, यह वास्तव में कई सारे टुकड़ों से मिलकर के बनी हुई है और एक टुकड़ा एक प्लेट कहलाएगा। तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम लोग प्लेट कह देते हैं। इसकी मोटाई स्थलीय भाग पर और जलीय यानी महासागरीय भागों पर अलग अलग है। जैसे कि महासागरीय अगर प्लेट की बात करें तो उसकी जो मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट की जो मोटाई है वो 5 से लेकर के 60 किलोमीटर तक, 50 से 60 किलोमीटर तक, और कहीं कहीं पर ये 100 किलोमीटर मोटी तक है। हालांकि अगर औसतन देखा जाए तो 33 किलोमीटर की पूरे ग्लोब पर हम मोटाई मान सकते हैं। इसी प्रकार से घनत्व की बात भी आती है। महासागरीय, ध्यान रखिएगा कि महासागरीय प्लेट जो होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है, वो भारी अधिक होती हैं। तो महासागरीय प्लेट 2.95 इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इसका घनत्व होता है और ये बेसाल्ट से निर्मित होती है। ओलिवाइन जो बाहर निकलता है वो बेसाल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ महाद्वीपीय जो प्लेट होती हैं ये 2.65 ग्राम पर सीसी के घनत्व की होती हैं और यह ग्रेनाइट से निर्मित होती हैं। तो ग्रेनाइट बेसाल्ट के मुकाबले अधिक हल्का होता है, तो इसीलिए यह प्लेट हल्की होती हैं। साथ ही साथ यह प्लेट जो है कम घनत्व की होती हैं। प्लेट शब्द का कुछ फैक्ट्स हैं प्लेट के संबंध में जो कि क्वेश्चन कभी बन जाते हैं। जैसे प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विल्सन, ये एक कैनेडियन भूगर्भ शास्त्री थे। साथ ही साथ प्लेटें जो है वो दुर्बलता मंडल पर क्षैतिज अवस्था में लगातार गतिमान होती रहती हैं। प्लेटों के स्वभाव और प्रभाव से संबंधित अध्ययन को ही हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, जो यहाँ पर शब्द यूज किया गया था। अगर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करें तो यह, इसके प्रतिपादक हैरी हैस है, 1962 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और वैज्ञानिक व्याख्या अगर इसकी बात आ जाए कि इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा 1968 में, यानी सिद्धांत के प्रतिपादन के 6 वर्षों के बाद में इसकी वैज्ञानिक व्याख्या निकल करके आई। इसके अन्य विचारक भी थे, मैकेंजी, पार्कर, आर्थर होम्स। दरअसल ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी ये किसी एक जियोग्राफर की देन नहीं थी, बल्कि ये कई सारे जियोग्राफर्स का सामूहिक प्रयास थी और कई सारे सिद्धांतों पर आधारित एक कंबाइन, एक कंप्लीट सिद्धांत था। इस सिद्धांत ने महाद्वीपों के प्रवाह का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, समुद्र तलीय प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ध्रुवीय परिभ्रमण, पोलर वेंडरिंग जो होती है, द्वीपीय चाप, जो हमारे ग्लोब पर एक द्वीपों की एक आर्क, एक चाप दिखाई देता है हर जगह पर। आप जहां पर भी देखेंगे इस तरह से हमें द्वीप दिखाई देंगे, इस तरह से। तो ये इनकी आकृति का क्या कारण है? महासागरीय कटक, जो मिड ओशियनिक रिज होते हैं, मध्य महासागरीय कटक, ये हम जब जलमंडल पढ़ेंगे तब वहां पर और ज्यादा एक्सप्लेन इसको समझ लेंगे। दरअसल अटलांटिक महासागर में पहली बार ये कटक पाए गए, सबसे पहली बार देखे गए
और वहां पर ये बिल्कुल मध्य से होकर के ये मध्य से होकर के इनकी स्थिति पाई गई है। तो ऐसे में इनका नाम मध्य महासागरीय कटक रख दिया गया। हालांकि पूरे ग्लोब पर और हर महासागर में इनकी स्थिति मध्य में ही नहीं है। तो इन सब प्रकार के इन सब चीजों का सिद्धांतों की व्याख्या इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर की गई। इन्होंने बताया है कि जो प्लेटें हैं, यह प्लेटें दरअसल लिथोस्फीयर का ही पार्ट हैं। ये टूटी हुई हैं कई जगह से और इनमें गति होती रहती है। और इनमें जो गति है, उस गति का कारण एस्थेनोस्फीयर यानी कि मेंटल का ऊपरी पार्ट, एस्थेनोस्फीयर में जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, उनकी उपस्थिति के कारण उनमें जो तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय प्रकृति, यही जो तापीय संवहन तरंगों का चक्रीय प्रवृत्ति है, यही चक्रीय प्रवृत्ति, यही कन्वेक्शनल सेल्स का फ्लो ही इन चट्टानों के मूवमेंट का कारण बनता है, इन प्लेटों के मूवमेंट का कारण बनता है। अब नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सामने 7 बड़ी और 20 लगभग छोटी प्लेटें होती हैं। और वैसे छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी प्लेटें जो कम महत्व की हैं, ऐसी प्लेटों को अगर देखें तो 100 से अधिक हो जाती हैं। अब हम अपने मैप के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल प्लेट कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकृति की हो, कि सब महासागरीय हुई हो केवल, या महाद्वीपीय ही हो। वो महासागरीय और महाद्वीपों दोनों का मिश्रित रूप भी हो सकती है। जैसे कि हमारी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 7 बड़ी प्लेटों के बारे में। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। कहीं कहीं पर इन दोनों प्लेटों को एक ही प्लेट कह करके प्लेटों की संख्या 6 भी बताई जाएगी। तो तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी यूरेशियन प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रल या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और छठी पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, और सातवीं अंटार्कटिक प्लेट। तो इस प्रकार से ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, कहीं कहीं पर 6 भी हैं। अब इसमें देखिए, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों ही है, जबकि पैसिफिक प्लेट जो है वो केवल महासागरीय है। अब तो इस प्रकार से हमारी प्लेटों की प्रकृति जो है दोनों का मिश्रण भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कि कॉकोस, कैरिबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, फिजी प्लेट। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटी प्लेट, ज्वांडी फूका प्लेट। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। अब इन प्लेटों के आधार पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। भूकंपीय क्षेत्र भी इन्हीं के आधार पर, ज्वालामुखीय क्षेत्र, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन भी यहीं से होगा। साथ ही साथ हमारा जो मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसका एक्सप्लेनेशन लगातार वृद्धिमान है, लगातार ऊंचाई पा रहा है, तो उसका क्या कारण है। इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन होंगी। और साथ ही साथ महाद्वीपों की जो चापी आकृति है वो भी इसके आधार पर एक्सप्लेन होगी। अब हम समझते हैं आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो ये प्लेटों के जो सीमांत भाग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा समझने के हैं, जिन्हें हम प्लेट किनारा कह देते हैं, प्लेट मार्जिन कह देते हैं। और प्लेटों के मध्य संचलन मंडल, जो इनके मोशन जोन है, उसको हम प्लेट सीमा कहते हैं, प्लेट बाउंड्री कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन ही इस पूरे के पूरे जो थ्योरी है उसमें ध्यान देने का ये जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी समझने की चीज है। अब हम बात करते हैं कि जो बाउंड्रीज होती हैं, या जहां पर ये इनमें मूवमेंट दिखाई देता है, और इनकी वजह से ही
फिर हमें बहुत सारी प्रकार की आकृतियां बनती हुई दिखाई देती हैं। तो उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं या प्लेट मार्जिन्स हैं, इनको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा और संरक्षित प्लेट किनारा। रचनात्मक नाम से पता चल रहा है कि जहां पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, जैसे कि ये वाला क्षेत्र। दोनों ओर की भू प्रॉपर्टियां चूंकि राइजिंग लिम्ब पर थी और राइजिंग लिम्ब के सहारे एक इधर को हट जाती है, एक इधर को हट जाती है, बीच में जो गैप खाली होता है उसको भरने के लिए नीचे से ओलिवाइन बाहर आता है और इस प्रकार से यहाँ पर एक नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण हो जाता है। चूंकि निर्माण हो रहा है तो इसीलिए इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यहाँ इसी को अपसारी सीमा भी कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से डाइवर्ट कर रही, डाइवर्जेंट हो रही हैं। तो डाइवर्जेंट होती हैं और कन्वेक्शनल सेल की ऊपर को उठती हुई लिम्ब पर, ऊपर उठती हुई शाखा पर ये स्थित होती हैं। इन्हें अपसारी प्लेटें भी कह देते हैं क्योंकि ये अपसार हो रहा है इनका। इनको हम 2 कंडीशन में पाते हैं। समुद्र के नीचे भी ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर राइजिंग लिम्ब पाई जा रही हो, और महाद्वीप के नीचे भी ये स्थिति पाई जा सकती है। अगर समुद्र के नीचे राइजिंग लिम्ब है और वहां की दोनों प्लेटों को एक दूसरे के दूर हटा रही है, तो वहां पर हमेशा मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। यानी कि सागर के नीचे अगर ऐसी अवस्था है तो यहाँ पर मिड ओशियनिक रिज MOR का निर्माण होगा। इसमें ओलिवाइन बाहर आता है और वो बैसाल्ट में कन्वर्ट होकर के बैसाल्टिक ओशियनिक फ्लोर का निर्माण कर देता है, नया निर्माण होता है यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल हमारा अटलांटिक महासागर की जो मध्य महासागरीय कटक है वो भी है। महाद्वीप के नीचे की अगर बात करें कि अगर यही स्थिति महाद्वीप के नीचे बने तो फिर वहां पर रिफ्ट वैली बनती है, मिड ओशियनिक रिज और रिफ्ट वैली महाद्वीपों के नीचे, जैसे कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो हम लोग सोमालिया से होते हुए कई सारी झीलें पा रहे हैं, ये प्रारंभिक संकेत है। महाद्वीप के नीचे कभी ऐसी राइजिंग लिम्ब आएगी तो दोनों ओर की चट्टानें एक दूसरे से दूर हटेंगी और बीच में एक खाई बनेगी, एक वैली, एक घाटी बनेगी, जिसे रिफ्ट वैली कह देते हैं। और इसी में जब और ज्यादा इसका विस्तार हो जाता है तो यहीं पर नेसेंट सी बन जाता है। नेसेंट सी आप समुद्र के नवजात समुद्र इसको कह सकते हैं कि समुद्र बनने के बिल्कुल शुरुआत हो रही है। तो नेसेंट सी, यह इसका उदाहरण रेड सी है। रेड सी पहले कभी रिफ्ट वैली रहा होगा और रिफ्ट वैली से भी पहले कभी वो एक सपाट स्थल रहा होगा। उसके नीचे एक राइजिंग लिम्ब की वजह से उसमें खिसका हुआ होगा और दोनों प्लेटें एक दूसरे से खिसक गई होंगी। पहले रिफ्ट वैली बनी होगी और उसके बाद में उसमें जल भराव और साथ ही साथ मैग्मा के बाहर आकर के ओलिवाइन के बेसाल्ट में कन्वर्ट हो जाने से आज वो रेड सी में तब्दील हो गया है। और फिर इसमें जब और वृद्धि हो जाती है, नेसेंट सी में भी और ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो ये ओशियन में फिर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमेशा नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और इसीलिए इसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्योंकि नाम ही है विनाश, यानी यहाँ पर भू प्रॉपर्टी का विनाश होता है। ये कहाँ पाई जाएगी, ये यहाँ पर पाई जाएगी। क्योंकि अगर एक जगह से प्लेट को खिसकाया गया है राइजिंग लिम्ब की वजह से, तो राइजिंग लिम्ब कहीं पर गिर भी रही होगी, तो जो गिरती हुई राइजिंग लिम्ब होती हैं वहां पर जाकर के यह प्लेट सबडक्ट होती है और हमेशा जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, या फिर अधिक घनत्व वाली प्लेट जो होती है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। इस तरह से ये इसको यहाँ पर विनाश इसका होता है। तो इसे अभिसरण सीमा भी कह देते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। साथ ही साथ इसमें प्लेटें जो होती हैं वो डाउनवर्ड जो लिम्ब होती है, यानी कि नीचे की गिरती हुई शाखा जो होती है वहां पर स्थित होती है। इसे अभिसारी प्लेट भी कह देते हैं, कन्वर्जेंट। अब देखिए, तापीय संवहन तरंगों की नीचे गिरती शाखा पर ये स्थित होने के कारण यहाँ पर एक हमारे लिए सबडक्शन जोन मिलता है, जहां पर एक प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट करती है। ये कम घनत्व की होती है, ये अधिक घनत्व की प्लेट ही हमेशा नीचे की ओर सबडक्ट होती है, उसका विनाश होता है। इसी को हम सबडक्शन जोन या प्रविष्टन जोन भी कह देते हैं, प्रविष्टन क्षेत्र भी कह देते हैं। यह कंडीशन 3 प्रकार की हो सकती है, समुद्री प्लेट के बीच, समुद्री महाद्वीपीय प्लेट के बीच और महाद्वीपीय प्लेट के बीच।
अगर दो समुद्री प्लेटें हैं तो जो भारी समुद्री प्लेट है वो कम भारी समुद्री प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी। और ऐसे में क्योंकि दोनों महासागरीय हैं तो ऐसे में यहाँ पर एक पूरी की पूरी ज्वालामुखीय द्वीपीय चाप का निर्माण होगा। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए ये अगर इस तरह से सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पर ये जाकर सबडक्ट होती है, फिर यहाँ से मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद में ये लावा फिर बाहर निकलता है और चूंकि मूवमेंट भी हो रहा है बराबर बराबर, तो इस तरह से एक महाद्वीपों की आर्क बनती हुई दिखाई देती है, लंबी श्रृंखला बनकर दिखाई देती है जो द्वीप समूह होते हैं। जैसे कि प्रशांत प्लेट है और जापान और फिलीपाइन प्लेट है, वहां पर आप देखिए इन दोनों के सबडक्शन जोन की वजह से महाद्वीपीय आर्क, जो द्वीपीय आर्क है, आइसलैंड आर्क्स हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। ओशिनिक कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेटें हैं अगर, तो हमेशा महासागरीय प्लेट ही महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी क्योंकि वो भारी होती है। और ऐसे में अगर ये महासागरीय है और ये महाद्वीपीय प्लेट है तो ये सबडक्ट होगी और सबडक्ट होने के बाद में यहाँ पर बलित पर्वतों की एक लंबी चेन बनेगी क्योंकि यहाँ पर अवसादों के जमाव होता है और अवसादों के जमाव होने के बाद में उसमें फिर बलन पड़ने की वजह से पूरी की पूरी एक समुद्र के किनारे की चेन बनती है। जैसे कि आप रॉकी है, एंडीज है, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जो बनी हैं ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों के सबडक्शन की वजह से हुई है। विनाशात्मक प्लेट किनारा वहां पर पाया जाएगा और इनकी विशेषता होती है कि यहीं पर इन्हीं के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं और इसीलिए एंडीज और रॉकीज की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इनके आंतरिक भागों में हमें कोटोपॉक्सी, चिम्ब्राजो जैसे जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं, वहां पर देखने को मिलते हैं। अगर हम महाद्वीपीय प्लेटों की बात करें तो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में हमें अगर सबडक्शन होगा तो जो भारी महाद्वीपीय प्लेट होगी वो हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर चूंकि सबडक्शन जोन इतना ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इतना ज्यादा सक्रिय नहीं होता है, इसीलिए ज्वालामुखी उद्गार तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि बहुत बहुत ही एक तरीके से डिसबैलेंस्ड होती है और इसीलिए यहाँ पर हमें जो भूकंप होते हैं वो भूकंप अधिक तीव्रता के यहाँ पर मिलते हैं, अधिक तीव्रता का भूकंपीय क्षेत्र होता है और यह अधिकांशतः जो मध्य महाद्वीपों के में हमें पर्वत श्रृंखलाएं जो मिलती हैं उनके निर्माण का यही कारण होता है। इसमें हमें हिमालय इसका उदाहरण हो सकता है, आल्प्स इसका उदाहरण हो सकता है। तीसरी प्लेट आती है संरक्षी प्लेट किनारा, जिसको हम कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन कह देते हैं। नाम ही छिपा हुआ है, संरक्षी है, इसमें ना तो विनाश हो रहा है ना रचना हो रही है कि बल्कि संरक्षण है। इसी को रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। इसमें दोनों की दोनों प्लेटें, अगर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है तो ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से शिफ्ट होती हैं, खिसकती हैं यहाँ पर। और ये जो इस प्रकार से जो ये सीमा बनती है इसे हम शियर सीमा कह देते हैं और इनके सहारे किसी भी स्थलीय आकृति का नहीं बल्कि जो फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट का निर्माण होता है, यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे जो कैलिफोर्निया फॉल्ट है, जो कैलिफोर्निया में जो सैन एंड्रियाज फॉल्ट है, तो उसके निर्माण का यही कारण है कि वहां पर एक संरक्षी प्लेट किनारा पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिद्धांत के आधार पर हमने उन सारे के सारे क्वेश्चंस पर के आंसर्स पाए जो हमारे दिमाग में चल रहे थे कि महाद्वीपों के बीच में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई हैं वो कैसे हैं, महासागरों के किनारे की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कैसे निर्मित हुई हैं, महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हो रहा है। इस प्रकार के तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं थी उनके यहाँ पर हमें आंसर मिले। आज के लेक्चर के बाद
अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अब आगे विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं और जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां निर्मित होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। आपकी तैयारी और हमारे प्रयास, हमारे लेक्चर्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपकी तैयारी में, कृपया आपने जो है कमेंट हमें इस संबंध में जरूर दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी की तैयारी के लिए अच्छी तैयारी हो इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।